वेलकम बैक फ्रेंड्स। शुरू कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 7, 8, 9। प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट का हिस्सा है और शुरू कर रहे हैं सेक्शन 10 और 11 जो इस क्लास में हम कवर करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। इन दिस क्लास सेक्शन 10 एंड 11 प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे इन रिलेशन टू गुड्स। पहले बात करते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 कवर करता है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और सेक्शन 11 कवर करता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सेक्शन 11, ठीक है। तो पहले सेक्शन 10 की बात करते हैं। सेक्शन 10 5 केसेस दिए गए हैं बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5। गुड्स में आसान है, सर्विसेज की लिस्ट बहुत बड़ी है। गुड्स में 5 सिचुएशन दी गई हैं जहां पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। मतलब अगर डोमेस्टिक सेल है, अगर डोमेस्टिक सप्लाई है गुड्स की, इन दैट केस वो इन 5 में ही कहीं ना कहीं फॉल करेगी, जिसके अकॉर्डिंगली आपको पीओएस डिटरमाइन करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके अकॉर्डिंगली आपको डिटरमाइन करना है इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। नंबर 1, supply involves movement of goods whether by supplier or recipient or other person. When supply involve movement of goods, बेटा movement जरूरी है सप्लाई के लिए। तो बेसिकली वी आर, देखो गुड्स की डेफिनेशन क्या थी? गुड्स की डेफिनेशन थी हमारे पास एनी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट, एनी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट। बट यहां पर है कि भाई हम ऐसे गुड्स की सप्लाई की बात करें जिसमें मूवमेंट जरूरी है, ठीक है। अब ये मूवमेंट कौन करेगा? ये बेचने वाला भी कर सकता है, ये खरीदने वाला भी कर सकता है, या कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। तो मूवमेंट का मतलब है कि भाई जो गुड्स हैं, ठीक है, जो गुड्स हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर। अब ये क्या हो सकता है? इसके एग्जाम्पल देखिएगा, ये किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। आपने सप्लायर को कॉल किया, सर मेरे घर सामान भेज दो। आपकी जो पड़ोसी हैं, ठीक है, आपके पड़ोसी हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, आपको टीवी की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, आप जाते हैं उनकी शॉप, आप कॉल करते हैं, ठीक है, या आप जाते हैं उनकी शॉप पर, टीवी पसंद करते हैं और कहते हैं सर ये टीवी घर भिजवा देना, ठीक है। अब यहां पर टीवी घर भिजवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लायर, ठीक है। वो सप्लायर आपको टीवी घर पर डिलीवर करके देगा। क्लियर है? अब यहां पर मुझे बताइए, मूवमेंट है, कौन कर रहा है? सप्लायर। दूसरी सिचुएशन, आप टीवी देखने जाते हैं, आपको टीवी पसंद आता है, आप कहते हैं भाई साहब घर भिजवा देना। कहते हैं सर देखो आज मैं घर नहीं भिजवा सकता, जो मेरा डिलीवरी बॉय है वो गया हुआ है 2 दिन के लिए छुट्टी पर, तो या तो मैं 2 दिन बाहर डिलीवरी कराऊंगा या आप गुड्स ले लीजिए अपने साथ घर ले जाइए, ठीक है। अब सप्लायर ने गुड्स दी, सेल कंप्लीट हो गई काउंटर पे, अब वहां से आप खुद घर लेकर आ रहे हैं टीवी। मूवमेंट है, कौन कर रहा है? रेसिपिएंट, बायर, ठीक है। अब आपने फ्लिपकार्ट पर कॉल किया, आपने फ्लिपकार्ट से, अब जरा समझिएगा, आपका ने फ्लिपकार्ट पर गए, फ्लिपकार्ट पर आपको एक टीवी पसंद आया। मान लीजिए वो टीवी मैंने फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर रखा है, ठीक है। मैं एक टीवी प्रोवाइडर, मैं एक टीवी सेलर हूं, मैंने अपनी लिस्टिंग फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे कर रखी है, ठीक है। आपको टीवी पसंद आता है, आप बुक कर देते हैं। आप हैं बायर, टीवी आपको मिलेगा तो आप हैं बायर कम रेसिपिएंट, मैं दे रहा हूं, मैं हूं सेलर मतलब सप्लायर। अब मगर फ्लिपकार्ट क्या करता है? फ्लिपकार्ट मेरे यहां से उठाता है सामान और आपको डिलीवर करता है। अब मूवमेंट कौन कर रहा है? भाई मैं तो मूवमेंट नहीं कर रहा, मैं तो फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप है कि ऑर्डर आएगा, वो मेरे यहां से सामान उठाकर आपको दे देंगे। अब फ्लिपकार्ट कौन है या अमेजॉन कौन है? थर्ड पर्सन। सप्लाई कौन कर रहा है? थर्ड पर्सन, ठीक है। सॉरी, मूवमेंट कौन कर रहा है? थर्ड पर्सन। सप्लाई तो मैं कर रहा हूं। तो सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, चाहे वो मूवमेंट सप्लायर करे या रेसिपिएंट करे या फिर कोई थर्ड पर्सन करे। जहां पर
गुड्स की सप्लाई में मूवमेंट शामिल है, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, जहां पर मूवमेंट कंप्लीट होगा और गुड्स की फाइनल डिलीवरी दी जाएगी। अच्छा, ये टर्मिनेट फॉर डिलीवरी वर्ड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए सप्लायर ने गुड्स की डिलीवरी दी, सप्लायर ने गुड्स हैंडओवर किसको किया? ट्रांसपोर्टर को, उसका काम खत्म, मगर बेटा वहां पर एक मूवमेंट तो टर्मिनेट हो गया, मगर वहां से दूसरा मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्टर सामान को लेकर आएगा आपके पास। तो जो फाइनल डिलीवरी की लोकेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जहां पर गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट होती है फाइनली टू द रेसिपिएंट, ठीक है, वहां पर माना जाएगा वो होगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट विच टाइम एट विच, तो बेसिकली यहां पर अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ यहां लोकेशन ऑफ सप्लायर की बात नहीं करें, जहां पर गुड्स की डिलीवरी दी जा रही है, जहां पर गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है, वो होगा बच्चे हमारे पास, ठीक है, टू द रेसिपिएंट। ये होगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अब समझिए आपका यहां पर मैं मल्टीपल एग्जांपल ले रहा हूं। आपकी जो नेबर की शॉप है, ठीक है, आपकी जो नेबर की शॉप है वो है, आप नोएडा में रहते हैं, आपका जो फ्रेंड है, जो नेबर है वो भी नोएडा में रहता है, मगर उसकी जो शॉप है वो है दिल्ली में, ठीक है। 15 मिनट का रास्ता है, मगर क्योंकि बॉर्डर क्रॉस हो जाता है तो दो अलग अलग स्टेट हो गई। अब समझिए आप अपने दोस्त के यहां पर, आपके अपने नेबर की शॉप पर गुड्स लेने जा रहे हैं, ठीक है, लेने जा रहे हैं। तो जो टीवी की शॉप है वो दिल्ली में है, मगर डिलीवरी कहां पर हो रही है, या आप गुड्स को लेकर कहां जा रहे हैं, आप गुड्स को लेकर कहां जा रहे हैं? तो जो डिलीवरी दी जा रही है या गुड्स रेसिपिएंट लेकर जा रहा है वो दिल्ली से किधर जा रहे हैं? नोएडा जा रहे हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? नोएडा, ठीक है। मैं टीवी सेलर हूं दिल्ली में, मैंने फ्लिपकार्ट पर अपनी लिस्टिंग करा रखी है। आप बैठे हुए हैं चेन्नई में, आपने चेन्नई से फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे यहां से दिल्ली से गुड्स पिक किए और चेन्नई में आपको डिलीवर कर दिए, ठीक है जी। अब समझिएगा, जो चेन्नई, जो फ्लिपकार्ट है उनका ऑफिस कहां पर है? वो है बेंगलुरु में, कर्नाटका, अलग स्टेट हो गई। आप कहां बैठे? चेन्नई, तमिलनाडु, अलग स्टेट हो गई। मैं कहां पर बैठा हूं? सप्लायर दिल्ली, अलग स्टेट हो गई, ठीक है, तीन अलग अलग लोकेशन हो गई। तो यहां पर गुड्स की डिलीवरी कहां दी जा रही है? आपको चेन्नई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? चेन्नई। मेरी लोकेशन क्या है? प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ द सप्लायर दिल्ली। आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है? प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई चेन्नई, तमिलनाडु। इंटर स्टेट सप्लाई पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर दो अलग अलग स्टेट हैं तो इंटर स्टेट, अगर सेम है तो इंट्रा स्टेट, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट, चलो इसका इलिस्ट्रेशन दिया गया 1, इलिस्ट्रेशन 1। मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई सेल रेफ्रिजरेटर टू Messrs Y of Ahmedabad. The place of supply would be Gujarat, since the location of supplier Maharashtra and the place of supply Gujarat are in different state. IGST would be charged being interstate supply. Next, where goods are delivered by the supplier to recipient or any other person on direction of third person. यहां तक पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर, डिलीवरी कौन दे रहा है? सप्लायर, ये इससे अलग है, ठीक है। डिलीवरी यहां पर था कि भाई मूवमेंट कोई भी कराए, मगर यहां पर मूवमेंट कौन करवा रहा है? सप्लायर। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। एक व्यक्ति के कहने पर दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। The said third person has received the goods. A place of supply क्या होगी? The said person, third person received the goods and the place of supply of such shall be principal place of business of third party. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
यहां पर हमने बात की थी रेसिपिएंट की, मगर ये डिफरेंट है, जहां पर एक व्यक्ति के कहने पर दूसरे व्यक्ति को गुड्स की डिलीवरी दी जा रही है। ठीक है, यहां पर रेसिपिएंट अलग है और बायर अलग है। यस, मेरी बात को समझिएगा, यहां पर रेसिपिएंट अलग है और बेटा बायर अलग है। इसको बिल टू शिप भी कहा जाता है, बिल टू शिप भी कहा जाता है। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल समझिएगा। मुझे अपने रिलेटिव को बर्थडे पर गिफ्ट देना है, मुझे अपने रिलेटिव को बर्थडे पर गिफ्ट देना है। ठीक है, अब मैं फ्लिपकार्ट पर जाता हूं और ऑर्डर एक बुक करता हूं। पेमेंट मैं कर रहा हूं, बायर मैं हूं, मगर जब मैंने वहां पर ऑर्डर भरा तो मैंने ऑर्डर में क्या भरा कि भाई ये जो आइटम है, ये आइटम मुझे डिलीवर नहीं करनी है, ये आइटम आपको इस व्यक्ति के एड्रेस पर डिलीवर करनी है। तो समझिएगा, मैं हूं बायर। ठीक है, वो जो फ्लिपकार्ट पर जिसने अपना प्रोडक्ट सेल कराने के लिए लिस्ट कर रखा है वो है सेलर, और जो मेरा रिलेटिव है वो है रेसिपिएंट। ठीक है, यहां पर हमारी बात हो रही थी, जो बायर है और रेसिपिएंट है वो एक ही व्यक्ति है, मगर यहां पर बेटा बायर अलग है और रेसिपिएंट अलग है। पैसा देने वाला व्यक्ति एक है और खरीदने वाला व्यक्ति, और सॉरी, रेसिपिएंट उसका दूसरा व्यक्ति है। अच्छा, इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मैं एक बड़ा सेलर हूं और मैं छोटे छोटे दुकानदारों को सामान सेल करता हूं। मैं एक बड़ा सेलर हूं, मैं फैक्ट्री से डायरेक्टली सामान लेता हूं और छोटे छोटे सेलर्स को, ठीक है, मैं आगे गुड्स की सप्लाई करता हूं। बट देखो मैं क्या करता हूं, मैं अपना गोडाउन मेंटेन नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा बेटा इसे, ठीक है, एक बार समझ आ जाएगा तो फिर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर बड़ा आसान हो जाएगा। मैं गोडाउन नहीं रखता। मैंने कहा यार कौन खर्चा करेगा, पहले मैं सामान अपने गोडाउन में लेकर आऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर उसको आगे दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। मैंने एक फैक्ट्री के साथ टाई अप कर रखा है। ठीक है, फैक्ट्री के साथ क्या टाई अप कर रखा है, मैं फैक्ट्री वाले को कहता हूं देखो भाई, मैं तुमसे सामान लूंगा मगर डिलीवरी मुझे मत देना। जब भी मुझे तुमसे सामान लेना होगा तुम बिल मेरे नाम पर काटना, मगर सामान वहां भेजना जहां मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास छोटे छोटे सेलर आते हैं, मेरे पास 5 सेलर आए और वो अपना ऑर्डर लिखवा गए। ठीक है, वो मुझे ऑर्डर लिखवा गए। अब मैं क्या करता हूं, मैं उस फैक्ट्री को कहता हूं देखो भाई, ये 5 ऑर्डर भेज रहा हूं तुम्हें, और ये जो 5 ऑर्डर हैं ये मेरे यहां मत भेजना, ये जो 5 व्यक्ति हैं उनके यहां पर गुड्स डायरेक्टली डिलीवर करा देना। ठीक है, अब जरा पहले ध्यान से समझिएगा, मैं उस फैक्ट्री से सामान आगे डिलीवर करवा रहा हूं। ठीक है, डिलीवर करा रहा हूं। अब यहां पर बेटा 2 ट्रांजैक्शन होती हैं, यहां पर 2 ट्रांजैक्शन होती हैं। जो फैक्ट्री है वो मेरे नाम पर बिल काटेंगे, वो फैक्ट्री मेरे नाम पर बिल काटेगी, बायर मैं हूं उस सामान का। ठीक है, मगर वो गुड्स की डिलीवरी कहां करेंगी, डायरेक्टली वो 5 अलग अलग जो छोटे सेलर है उनको गुड डिलीवरी कर देंगी। अब जब बिल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, अब मैं 5 अलग अलग बिल काटकर उन लोगों को मैं यहां पर दे दूंगा, ठीक है, यहां पर 2 ट्रांजैक्शंस कवर होती हैं, यहां पर बेसिकली 2 ट्रांजैक्शन कवर हो रही हैं। ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन कवर हो रही हैं। एक तो मैं इन व्यक्तियों को सामान बेच रहा हूं और फैक्ट्री मुझे सामान बेच रही है, मगर फैक्ट्री डायरेक्टली सामान डिलीवर किसे कर रही है, डिलीवर कर रही है बच्चे डायरेक्टली उन छोटे छोटे सप्लायर को। तो इसमें जो कवर हो रही है, पहली वाली ट्रांजैक्शन कवर हो रही है कि मेरे कहने पर फैक्ट्री ने सामान इन छोटे छोटे सेलर को डिलीवर कर दिया। ठीक है, मगर जो बिल तो मेरे नाम पर कटेगा ना बेटा, बिल तो मेरे नाम पर कटेगा। तो यहां पर 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो इस एग्जांपल में मैं हूं थर्ड पर्सन। ठीक है, मैं हूं थर्ड पर्सन, ये है फैक्ट्री जो हो गया सप्लायर। ठीक है, और जो छोटे छोटे सेलर हैं वो हो गए रेसिपिएंट। मेरे कहने पर फैक्ट्री ने इन छोटे छोटे सप्लायर को गुड्स की डिलीवरी कर दी। ठीक है, मगर बिल मेरे नाम पर आएगा। पहला वाला एग्जांपल क्या था, मैंने अपने रिलेटिव के लिए
गुड्स एक बुक कराया फ्लिपकार्ट पर, तो मैं कौन हूं? मैं हूं थर्ड पर्सन। मेरे कहने पर, ठीक है, मेरे कहने पर इस फ्लिपकार्ट के सेलर ने मेरे रिलेटिव को गुड्स को डिलीवर कर दी। तो ये जो रिलेटिव है ये कौन है? रेसिपिएंट। ये जो है ये रेसिपिएंट। ये जो फ्लिपकार्ट का डीलर है जिसने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है वो है सेलर या सप्लायर, और मैं कौन हूं? थर्ड पर्सन। तो मेरे कहने पर फ्लिपकार्ट के सेलर ने रिलेटिव को गुड्स डिलीवर कर दिया। तो जब एक थर्ड पार्टी के कहने पर सप्लायर रेसिपिएंट को, ये जो थर्ड पार्टी कौन है? इस थर्ड पार्टी का नाम है बायर। where goods are delivered by a supplier to the recipient or any other person on direction of third person। बेटा ये जो थर्ड पर्सन है ये कौन है? बायर। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए, जॉब वर्कर। जॉब वर्कर, ठीक है, मैं अपना सामान जॉब वर्क के लिए, मैं अपना सामान जॉब वर्क के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप में भेजता हूं। ठीक है, वर्कशॉप में भेजता हूं। अब वो वर्कशॉप वाला कहता है सर ये जो आपने सामान भेजा है इसमें इसका पैकिंग मटेरियल चाहिए, इसका पैकिंग मटेरियल चाहिए। मैं कहता हूं ठीक है, मैं अपने सप्लायर को कॉल करता हूं कि भाई एक काम करो, जो पैकिंग मटेरियल है वो मुझे चाहिए, बिल मुझे भेज दो, मगर ये जो पैकिंग मटेरियल है मुझे नहीं डायरेक्टली जॉब वर्कर की फैक्ट्री में सप्लाई कर देना। तो मेरे थर्ड पर्सन बायर के कहने पर सप्लायर ने जॉब वर्कर के यहां पर गुड्स की डिलीवरी दे दी। तो यहां पर जो जॉब वर्कर है वो कौन है? रेसिपिएंट। ठीक है, थर्ड पर्सन मैं कौन हूं? बायर। और ये तो सप्लायर, तो सप्लायर ये तो सप्लाई डिलीवरी यहां पर बेटा दे रहा है। क्लियर है यहां पर? तो यहां पर यही सिचुएशन कवर होती है। अब बट बिल तो मेरे नाम पर कट रहा है ना भाई, पैसा मैं देने वाला हूं, तो बट अब ऐसे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है यहां पर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ दैट थर्ड पर्सन। देखिए the third person, said third person कौन है? buyer has received goods and the place of the said third person has received the goods and the place of supply of goods shall be the principal। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। the third person shall be deemed to have, ये करेक्ट कीजिएगा बेटा, द थर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव रिसीव्ड द गुड्स। थर्ड पर्सन माना जाएगा, गुड्स मैंने रिसीव किए माना जाएगा। एक्चुअली में मैंने रिसीव नहीं करे, रिसीव तो रेसिपिएंट नहीं किए, वो जॉब वर्कर नहीं किए, मेरे रिलेटिव नहीं किए हैं, या वो जो छोटे छोटे सेलर थे उन्हें, बट माना जाएगा भाई बिल तो मेरे नाम पर कटा था ना। माना ऐसे जाएगा कि भाई हमने तो आपको डिलीवर किए, आपने आगे डिलीवर कर दिए, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हो रहे हैं, तो माना जाएगा गुड्स थर्ड पार्टी को डिलीवर किए गए हैं। माना जाएगा गुड्स थर्ड पार्टी को डिलीवर किए गए हैं। और जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उस थर्ड पार्टी का, मतलब जहां पर उसकी लोकेशन है थर्ड पार्टी की, बायर की, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी बेटा, इसका इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 दिया गया, A is having registered place of business at Pune, placed an order on B Limited in New Delhi for delivering a parcel to C who is at Nasik। ये जो B Limited है बेटा ये है सप्लायर, ये जो C है, C को गुड्स मिलने हैं, ये है रेसिपिएंट। A के कहने पर, तो A कौन है? ये है थर्ड पर्सन, पेमेंट ये करेगा ना, तो बच्चे थर्ड पर्सन मतलब बायर तो ये है। तो जब थर्ड पर्सन के कहने पर सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स डिलीवर करता है तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? थर्ड पर्सन की प्लेस ऑफ बिजनेस। तो मिस्टर ए की बिजनेस कहां पर है? पुणे मतलब महाराष्ट्र, पुणे मतलब महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? पुणे। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन बी लिमिटेड and A Limited, since the location of supplier Delhi and the place of supply Maharashtra are different, IGST would be charged। ठीक है, अब ये मैं सेकंड लेग की बात नहीं कर रहा हूं, ये सेकंड लेग था कि जहां पर बिलिंग होगी। तो पहला बिल कौन काटेगा यहां पर? ये वाला जो बिल है बी ट्रांजैक्शन वाला, ठीक है, यहां पर बिल कौन काटेगा? यहां पर बी बिल किसके नाम पर काटेगा? ए के नाम पर काटेगा। मैंने कहा कि इस तरह के केसेस में बेटा दो ट्रांजैक्शन होती हैं, इस तरह के केसेस में दो ट्रांजैक्शन होती है।
ए के कहने पर बी ने गुड्स सी को डिलीवर किया, ए के कहने पर बी ने गुड्स सी को डिलीवर किया, तो भाई बी बिल काटेगा ए पर। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो आपको सेकंड एग्जांपल दिया था उससे रिलेट करो। मेरे कहने पर फैक्ट्री ने 5 अलग अलग लोगों के यहां पर सामान भेजा, उन्होंने ऑर्डर मुझे दिया, मैंने फैक्ट्री को दिया, फैक्ट्री सामान उन्हें भेजेगा मगर फैक्ट्री बिल मुझे देगा। तो एक ट्रांजैक्शन हो रही है मेरे और फैक्ट्री के बीच में और दूसरी ट्रांजैक्शन हो रही है मेरे और सेलर के बीच में। तो पहली ट्रांजैक्शन यहां पर कवर हो गई। अब जब मेरे और उनके बीच में यहां पर बात होगी तो दूसरा यह है केस। अब भाई सी ए के पास आया था कि भाई साहब मुझे सामान की जरूरत है। ए ने कहा ठीक है तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, तुम्हारी फैक्ट्री पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं। ए ने बी को कॉल किया कि सी के यहां पर सामान भिजवा दो। बी ने ए को बिल दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर डिटरमाइन किया गया। ठीक है, अब मान लो अब मैं कहता हूं अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई इस ट्रांजैक्शन का चेक करो, इस ट्रांजैक्शन का चेक करो। अब जरा देखिए, मैं और 5 छोटे छोटे सेलर, मतलब मैं हो गया यहां पर ए, वो 5 छोटे छोटे सेलर में से एक सेलर हो गया सी। अब मैं सी के ऊपर बिल काट रहा हूं ना, मैं सी के ऊपर बिल काट रहा हूं ना। अब इस ट्रांजैक्शन में सप्लायर कौन है? मैं। और वो सी कौन है? वो है रेसिपिएंट या कहें बायर। 2 ट्रांजैक्शन हो रही है बेटा यहां पर। ठीक है, अब जब मैं सी के ऊपर बिल काटूंगा, ठीक है, तो यहां पर गुड्स की मूवमेंट हो रहा है, कौन कर रहा है? अब यहां थर्ड पर्सन हो गया फैक्ट्री, वो यहां पर कवर हो गया। ये देखो बड़ा मजेदार है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, ये आपके इंस्टीट्यूट ने दे दिया है बट ये प्रोफेशनल लेवल का है। एक ही ट्रांजैक्शन में उन्होंने दोनों को इन्वॉल्व कर दिया। अब जब मैं इस सी के ऊपर बिल काटूंगा तो भाई उस बिल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? उस बिल के लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो होगी सी की लोकेशन। देखो, हाउ एवर द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द सेकेंड लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब बिटवीन ए एंड सी, वुड बी डिटरमाइंड अंडर सिनेरियो ए। वो सिनेरियो ए है। ये पूरा का पूरा ना इन्होंने सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कॉपी किया हुआ है। Here, since the location of supplier Pune, Maharashtra and the supply Nasik, Maharashtra are in same, CGST and SGST would be charged। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में बेटा 2 ट्रांजैक्शन होती हैं। एक ट्रांजैक्शन जो ए से बी के बीच में हो रही है और दूसरी जो ए से सी के बीच में हो रही है। चलिए, तो पहला सिनेरियो क्या था? सिनेरियो ए, पहले सिनेरियो था जहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है। वो मूवमेंट कौन करवा सकता है? वो मूवमेंट सप्लायर भी कर सकता है, वो मूवमेंट आपका रेसिपिएंट भी कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है। बी सिनेरियो क्या है? बिल टू सप्लाई, जहां पर एक व्यक्ति के कहने पर दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को गुड्स की डिलीवरी कर देता है। तो यहां पर जिस व्यक्ति के कहने पर गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअल बायर है, जो एक्चुअल में पेमेंट कर रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति, जी हां, उस व्यक्ति को यहां पर क्या कहा जाएगा? उस व्यक्ति की जो लोकेशन है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। सी, सिनेरियो सी, सिनेरियो थर्ड केस, where supply does not involve movement of goods whether by supplier or recipient। जब गुड्स की डिलीवरी की, जब गुड्स में मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको याद होगा जब हम सप्लाई की बात कर रहे थे, जब हम सप्लाई का डिस्कशन कर रहे थे, वहां पर आया था नहीं, ये टाइम ऑफ सप्लाई में थोड़ा सिचुएशन ये आगे आएगा, सॉरी टीओएस में ये आएगा। ठीक है, एग्जांपल समझिए, मुझे अपनी फैक्ट्री सेल करनी है। मान लीजिए मेरे पास एक फैक्ट्री है, मुझे उस फैक्ट्री को सेल करना है और उस फैक्ट्री में जो मशीन्स लगी हुई हैं मुझे वो मशीन भी सेल करनी है। अब मेरे पास 2 सिनेरियो हैं। नंबर 1, मैं मशीन को अलग से सेल करूं तो जो व्यक्ति खरीद आएगा वो मशीन को लेगा और चला जाएगा। तो बेटा ये तो हो गई सिचुएशन 1 जहां पर मूवमेंट शामिल है। ठीक है, सिचुएशन 2 क्या हो सकती है? मैं एक व्यक्ति ऐसा ढूंढूं जो सिर्फ बिल्डिंग ना खरीदे, जो फैक्ट्री चलाना चाहता हो वो इस बिल्डिंग के साथ मशीन को भी खरीद ले। तो सिनेरियो 1 क्या था कि मशीन एक व्यक्ति ले जाएगा, बिल्डिंग दूसरे व्यक्ति को सेल कर दूंगा। सिनेरियो 2 क्या है? मैं एक व्यक्ति ऐसा ढूंढता हूं जो फैक्ट्री खरीदे, मतलब वो इस फैक्ट्री को आगे चलाना चाहे, तो वही व्यक्ति फैक्ट्री खरीदेगा, वही इसमें मशीन को खरीदेगा। अब इन दिस सिचुएशन मशीन को मूव करने की जरूरत नहीं है, ना तो मैं ही उसको कहीं डिलीवर करूंगा, ना ही खरीदने वाला उसको उठाकर कहीं लेकर चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब मेरे पास एक बायर आता है, कहता है विवेक जी काम करो, मैं इस फैक्ट्री को चलाना चाहता हूं, फैक्ट्री मुझे भेज दो, ठीक है, मशीन वगैरह की रिपेयरिंग करा के मैं इसको आगे यूज करूंगा। अब मैं इस
मशीन को फैक्ट्री के अंदर ही बेच रहा हूं, फैक्ट्री की सेल जीएसटी में कवर नहीं है, ठीक है, फैक्ट्री की सेल जीएसटी में कवर नहीं है, मगर जो मशीन है मूवेबल है ना, मूव नहीं करा रहे हैं वो अलग बात है, मगर मशीन तो मूवेबल है। जी हाँ, वो मूवेबल है। तो बेटा समझिए क्या हो रहा है यहां पर, हम मशीन मतलब गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं, वहां पर रखा हुआ फर्नीचर भी दे रहा हूं मैं, वहां पर रखा हुआ फर्नीचर भी सेल कर रहा हूं, एवरीथिंग इज मूवेबल, बट हम उसका मूवमेंट नहीं करा रहे हैं। जहां पर रखा है वैसा ही सेल किया जा रहा है, ना खरीदने वाला सेल उसकी मूवमेंट करा रहा है, ना बेचने वाला उसका मूवमेंट करा रहा है, ठीक है बेटा। ये सिचुएशन है वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और रेसिपिएंट। अब इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो जब मैं डिलीवरी दे रहा हूं कि भाई ये लो फैक्ट्री की चाबी, तो जब मैं डिलीवरी दे रहा हूं उस समय फैक्ट्री में गुड्स रखे हुए हैं, फैक्ट्री में मशीन रखा है, प्लांट एंड मशीन रखे हैं, फर्नीचर रखे हैं, तो जिस स्टेट में वो गुड्स लोकेटेड है वो होगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। इलिस्ट्रेशन 3 जो कि बेटा यहां पर गलत दिया गया है, ये रॉन्ग इलिस्ट्रेशन है, ये रॉन्ग इलिस्ट्रेशन है। श्रीनिवास फ्रॉम बैंगलोर ट्रेवल टू चेन्नई फॉर वेकेशन एंड परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम क्रोमा एट चेन्नई। अरे भाई ये लैपटॉप श्रीनिवास जो बैंगलोर में रहता है चेन्नई घूमने गया छुट्टी में, वहां पर लैपटॉप लिया। भाई लैपटॉप की में मूवमेंट तो शामिल है ना, ठीक है, मूवमेंट कौन करा रहा है यहां पर, बट ऑब्वियसली जब लैपटॉप खरीदने जा रहा है तो श्रीनिवास क्रोमा के स्टोर पे जाएगा, वहां से गुड्स को लेकर आएगा, मूवमेंट तो शामिल है। काउंटर सेल, अब मेरी बात को जरा समझना, ठीक है, ये मैं गलत क्यों कह रहा हूं और क्यों इंस्टीट्यूट ने इसको यहां पर दे दिया सही मानते हुए, ठीक है, दोनों अपनी जगह ठीक है, बट ये एग्जाम में लिखना मत, ये वाला एग्जाम्पल देखिए। जब आप कोई शॉप पे जाते हैं ना गुड्स परचेज करने जनरली, ठीक है, और वहां पर बिल करता है तो वो बिल दो तरीके से काटते हैं, एक तो वो आपसे नाम पूछते हैं, और जब नाम पूछते हैं तो वो आपसे आपका एड्रेस भी ले लेते हैं, सिटी वगैरह ले लेते हैं, वो कहते हैं सर लिख के दीजिए कहां रहते हैं आप, ठीक है। अब चाहे वो पूरा एड्रेस ना पूछें मगर वो पूछ लेते हैं सर कहां से हैं, दिल्ली से हैं, बाहर से हैं। तो जनरली आप जब आप परचेज करने जाते हैं, ठीक है, अगर 150 रुपए की होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल में लिख देते हैं रेसिपिएंट कैश। कैश का मतलब होता है कि हमें नहीं पता किसने खरीदा, व्यक्ति ने कैश दिया वो लेकर चला गया, तो वहां पर काउंटर सेल मान लिया जाता है, काउंटर सेल मान लिया जाता है, और इन दैट केस डिलीवरी वहीं टर्मिनेट हो जाती है, डिलीवरी वहीं टर्मिनेट हो जाती है, काम खत्म, पैसा हजम, वहां पर लोकल सेल बन जाती है। बट जनरली व्हाट हैपेंस, जब हम शॉप पर जाते हैं गुड्स परचेज करते हैं, जब हम शॉप पर जाते हैं गुड्स परचेज करते हैं और सामने वाला अगर आपकी बेटा डिटेल ले लेता है, ठीक है, डिटेल ले लेता है, तो वो आपसे अगर एड्रेस पूछता है, अगर वो सेम स्टेट का है तो उस पर लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर वो अलग स्टेट का है तो आईजीएसटी, ठीक है। यहां पर काउंटर डिलीवरी मान ली गई है, बट प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ भी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो टेक्निकल लॉ से बहुत अलग होती है, बट बच्चे एग्जाम के लिए एग्जाम्पल करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें मूवमेंट शामिल है, तो इसके लिए एग्जाम्पल वो लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहां पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है, बट टेक्निकली ये वाला एग्जाम्पल यहां पर गलत है, क्योंकि ये माना जाएगा कि जब उसने गुड्स की चेन्नई से डिलीवरी ली है तो वो उसे अपने साथ कहां लेकर जाएगा, वो बेंगलुरु लेकर जाएगा, तो देयर इज अ मूवमेंट, ठीक है। तो इस सिनेरियो से ये वाला एग्जांपल यहां पर नहीं होना चाहिए था, बेहतर एग्जांपल है जो मैंने आपको फर्नीचर का दिया, प्लांट एंड मशीनरी का दिया। इलिस्ट्रेशन 4 अब अच्छा इसका प्रैक्टिकल भी बता दूं मैं आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, अगर उसने आपसे डिटेल नहीं ली तो वो लोकल सेल मान ली जाती है, अगर उसने आपसे डिटेल ली और आपका एड्रेस लिया और वो एड्रेस अगर सेम स्टेट में है तो लोकल सेल है, तो उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर उसने आपसे डिटेल ली और उस डिटेल में आपका एड्रेस लिया जो कि किसी दूसरी स्टेट का है तो फिर उस पर वो लगाएगा आईजीएसटी, ठीक है। ऑनलाइन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ऑनलाइन में कैश में बिल कटता नहीं है, ऑनलाइन में तो पूरी डिटेल होती है। ये सारा गड़बड़ घोटाला कहां हो जाता है, जब आप ऑफलाइन परचेज करते हैं, ठीक है। वहां पर प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि सेल शायद इंटर स्टेट हो, क्योंकि गुड्स जो हैं वो फाइनली एक स्टेट से चलकर दूसरी स्टेट में जा रहे हैं,
मगर, ठीक है, मगर वहां पर क्योंकि एड्रेस नहीं लिया गया, उसको लोकल सेल मान लिया जाता है, तो इससे एक स्टेट गवर्नमेंट का फायदा हो जाता है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है। ऑनलाइन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब ऑनलाइन में आप करते हैं तो वहां पर आपको डिटेल डालनी होती है। ठीक है जी, चलिए। इवन आप अगर हमारी मोबाइल ऐप पर आएंगे, जो अगर आप किसी कोर्स को परचेज करते हैं तो वहां पर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी जो स्टेट है वो क्या है। ठीक है, पूरी डिटेल तो नहीं लेते, एड्रेस नहीं लेते, मगर आपको अपनी स्टेट डालनी होती है, ताकि उसके बेस पर जो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या आईजीएसटी है वो चार्ज किया जा सके। नेक्स्ट, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 डी, वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। जब गुड्स किसी साइट पर असेंबल किए जा रहे हैं, ठीक है, या इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सच असेंबली और इंस्टॉलेशन, मान लीजिए एक प्लांट एंड मशीनरी है, एक प्लांट एंड मशीनरी है, तो अगर किसी प्लांट एंड मशीनरी को कहीं इंस्टॉल किया जा रहा है, तो जहां पर उसको इंस्टॉल किया जा रहा है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इलस्ट्रेशन 4, सूर्य नारायण फ्रॉम जमशेदपुर ऑर्डर्ड अ मशीन, Jamshedpur, to be installed in his factory at Jamshedpur. The supplier from Kolkata sourced the part from the various states across the country, after which machine was successfully installed factory at Jamshedpur. In this case, the place of supply would be Jamshedpur, Jharkhand. Since the location of supplier West Bengal and the place of supply Jharkhand are different state, IGST would be charged. तो जहां पर बेटा गुड्स वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड की सिचुएशन आ जाए, तो जहां पर उन्हें असेंबल इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है, वो होगी उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई। लास्ट ई, इसका भी एग्जांपल गलत है। सप्लाई ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग वेसल्स, एयरक्राफ्ट, अ ट्रेन और ए मोटर व्हीकल। हम गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप किसी हवाई जहाज में, अगर आप किसी एयरक्राफ्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप किसी वेसल में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप किसी ट्रेन या मोटर व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं, और उस ट्रेवलिंग के दौरान आपको कोई गुड्स की सप्लाई की जाती है, गुड्स की सप्लाई की जाती है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां से गुड्स को एयरक्राफ्ट में रखा गया है, जहां से गुड्स को ट्रेन में, मोटर व्हीकल में रखा गया है, बेटा वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हो सकता है ट्रेन दिल्ली से चली, उसमें कुछ सामान को रखा गया, गुड्स को रखा गया, ट्रेन दिल्ली से चेन्नई जा रही है, और जब एमपी में ट्रेन है तो कुछ गुड्स को सेल किया गया। गुड्स चढ़े कहां से थे ट्रेन में? दिल्ली से। ट्रेन कहां जा रही है? चेन्नई। गुड्स सप्लाई किस स्टेट में किए गए? एमपी, मध्य प्रदेश में। तो सप्लाई तो मध्य प्रदेश में की जा रही है, आप चेन्नई में रहते हैं, ठीक है। सामान चढ़ा कहां से है? सामान जो ट्रेन में रखा गया वो दिल्ली से चढ़ा है। तो बेटा इन दिस सिनेरियो लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जब गुड्स को ट्रेन में चढ़ाया गया था, जहां से उनको ट्रेन में रखा गया था, ठीक है, एयरक्राफ्ट में रखा गया था। अब यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इलिस्ट्रेशन में इन्होंने वर्ड लिया है फूड, ठीक है जी, फूड। तो इसलिए सिर्फ मैं कह रहा था यहां पर जो फूड है, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा है कि अगर हम बात करते हैं फूड की, ठीक है, फूड की, दो सिनेरियो हो सकते हैं यहां पर कि फूड वो सर्विस में ले रहे हैं या गुड्स में ले रहे हैं। तो यहां पर गुड्स में लिया गया है, ठीक है, तो इसलिए चला लेते हैं कार्टन एग्जांपल। हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सप्लाई फूड विच वर टेकन ऑन बोर्ड एट मुगल सराय इन उत्तर प्रदेश। हावड़ा से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जो फूड है वो ट्रेन में चढ़ाया गया है, कहां पर? मुगल सराय उत्तर प्रदेश से। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फूड फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन सप्लायर ऑफ द फूड एंड द रेलवे वुड बी उत्तर प्रदेश, ठीक है, वुड बी उत्तर प्रदेश। चलिए, तो इसमें इतना कोई लड़ाई करने वाली बात नहीं है, ना इसके अंदर उलझना है, ठीक है। अब ये हाउएवर वाला छोड़ देना, ओके।
ये लाइन काट दो, काम की नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्शन 11 में। सेक्शन 10 क्या था? सेक्शन 10 हमारे पास था जहां पर गुड्स में मूवमेंट होता है, चाहे मूवमेंट सप्लायर कराए, बायर कराए, रेसिपिएंट कराए या कोई थर्ड पर्सन कराए, इन दैट केस जहां पर गुड्स की डिलीवरी दी जा रही है। दूसरा, जहां पर एक व्यक्ति के कहने पर दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को गुड्स की डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के कहने पर गुड्स की डिलीवरी की गई है, मतलब जो एक्चुअल बायर है, उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस को माना जाएगा सप्लाई, ठीक है, उसे माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। थर्ड सिचुएशन, जहां पर गुड्स की डिलीवरी, जहां पर गुड्स में मूवमेंट शामिल नहीं होता, तो जहां पर गुड्स लोकेटेड है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। फोर्थ, जहां पर किसी गुड्स की असेंबली या इंस्टॉलेशन की सिचुएशन आती है, तो जहां पर गुड्स असेंबल्ड किए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं फाइनली, वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और जहां पर ऑन बोर्ड गुड्स की डिलीवरी की जाती है, तो फर्स्ट पॉइंट जहां पर गुड्स को ऑन बोर्ड रखा गया था, वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 10 was dealing with domestic supply. Section 11 is dealing with export. इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है बेटा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर मतलब इन इंडिया। और अगर गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ आउटसाइड इंडिया, ठीक है, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ये तो इंटर स्टेट ही होगा, ठीक है। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, आंसर इज नो। चलिए, तो ये था हमारे पास सिचुएशन प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू गुड्स। नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सर्विसेज। सेक्शन 12 की बात करेंगे, ठीक है, 13 की बात करेंगे। बहुत बड़ा डिस्कशन है सर्विसेज के ऊपर। गुड्स तो यहां पर खत्म हो गए, सर्विसेज में एंट्री बहुत ज्यादा है, बट कोशिश करेंगे उनको मिनिमाइज करने की, मिनिमम टाइम में हम उसका पीओएस डिटरमाइन कर सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मगर ये पढ़कर आइएगा अच्छी तरीके से बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेशन क्रिएट होता चला जाएगा। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।